हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और सब ठीक, पढ़ाई ठीक चल रही है बच्चों? इस समय तो बस पढ़ाई करते रहो बच्चों, नहीं तो पीछे रह जाओगे। और आज हम गॉस स्टेटमेंट उसकी एक और एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ चार्ज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है चार्ज उस स्फीयर के अंदर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज लिखा है बच्चों। स्फीयर ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड इन होल वॉल्यूम। स्फीयर ऑफ चार्ज का मतलब है जिसके होल वॉल्यूम में चार्ज समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको बोला है स्फीयर ऑफ चार्ज। इंसुलेटर, इंसुलेटर इसलिए कहा है क्योंकि चार्ज इसके होल वॉल्यूम में शेयर्ड है। अगर ये कंडक्टर होता तो क्या होता मालूम है? इसके, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी को जब चार्ज देते हैं तो वो कहां पर स्प्रेड होता है, कहां पर फैलता है? उसके आउटर सरफेस पर। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्फीयर ऑफ चार्ज इंसुलेटर, इसका अर्थ यह है कि चार्ज उस स्फीयर के होल वॉल्यूम में शेयर्ड है। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लें। इंटेंसिटी, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट देखें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट। कोई मेटल शीट है, उस मेटल शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस शीट के अंदर कितना होगा और शीट के बाहर कितना होगा। ये तो इनसाइड है पॉइंट और ये आउटसाइड। इनसाइड द मेटल शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिकॉज इनसाइड द शीट चार्ज इज जीरो। इनसाइड द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द शीट। शीट के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनसाइड द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और शीट के बाहर देखें, जैसे ये पॉइंट है, ये बाहर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली साइड के कारण इस पर चार्ज कैसा है? प्लस। इस वाले प्लस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। और इस प्लस के कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो ए इस पॉइंट पर, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस वाले सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। दोनों सेम साइड हैं। एक पॉइंट पर दो फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर दो। तो आउटसाइड द शीट, इस शीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो इन दोनों को, E प्लस E 2E। और एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा क्या है? चार्ज सरफेस डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये भी E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दो। तो आउटसाइड द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ R। इसका मतलब शीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ R, क्योंकि इस फॉर्मूले में R नहीं है। ये बात क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं बच्चों, आप सिंपल सी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। आप देखें जरा ध्यान से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ चार्ज। स्फीयर ऑफ चार्ज का मतलब है स्फीयर, स्फीयर कहते हैं गोला। स्फीयर ऑफ चार्ज, चार्ज का स्फीयर है, चार्ज का स्फीयर है का मतलब उस स्फीयर के अंदर चार्ज भरा हुआ है। और एक कहते हैं स्फेरिकल चार्ज। स्फेरिकल चार्ज का मतलब जब स्फीयर के सरफेस पर बाहर चार्ज हो तो उसे स्फेरिकल चार्ज बोला जाता है। और स्फीयर ऑफ चार्ज, इसका मतलब जिस स्फीयर के अंदर चार्ज उसके होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे बोला जाता है स्फीयर ऑफ चार्ज इन केस ऑफ इंसुलेटर। यहां पर लिख दिया है हियर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी वॉल्यूम, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, रो से डिनोट करते हैं इसको, चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R, ये कैपिटल R लिखा हुआ है, ये रहा यहां पर दिख रहा है ना, नोट करते जाना
साथ साथ। और इस आर रेडियस के स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, चार्ज अपॉन इस स्फीयर का वॉल्यूम, और चार्ज Q है इस पूरे स्फीयर के अंदर, और इसका वॉल्यूम 4/3πr3। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर ऑफ चार्ज के कारण, एक तो पॉइंट इनसाइड पॉइंट ए पर, इनसाइड द स्फीयर ऑन द सरफेस पॉइंट बी पर, एंड आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट सी पर। सी कहां पर है, आउटसाइड है, ए इनसाइड है, बी ऑन द सरफेस। तो मैं पहले बात कर रहा हूं कहां की, इनसाइड। ये पॉइंट मैंने लिख दिया है। We have to find intensity of electric field at point A, B and C respectively. A inside the sphere है, B on the surface, C outside the surface. एक तो inside निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के कारण, इस स्फीयर के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक सरफेस पर निकालना है, एक बाहर निकालना है पॉइंट से। मैं बात कर रहा हूं बच्चों इनसाइड, सरफेस के भीतर, इनसाइड द स्फीयर। ये फिगर बना लीजिए पहले आप, पॉइंट ले रहा हूं इनसाइड द स्फीयर। फॉर पॉइंट ए इनसाइड द स्फीयर, बना लिया फिगर, नहीं बनाया है तो मैं फिर से बना दूंगा, पहले समझो। फॉर पॉइंट ए इनसाइड द स्फीयर, इसका फिगर मैं यहां बना दे रहा हूं, देखो फिर से। फॉर पॉइंट ए कहां पर है, सरफेस के अंदर है, स्फीयर के अंदर है। ये कोई स्फेरिकल सरफेस, चार्ज इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड। इसकी ये पॉइंट सरफेस पर है, इसकी रेडियस r है, जिस पॉइंट को आपने B लिखा है, और इसकी रेडियस r है। अब मैं बात कर रहा हूं इस स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है A, ये पॉइंट पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली शेयर्ड है, इसके होल वॉल्यूम में। आप बना दो इस फिगर को ऐसे जैसे मैंने बनाया है। पॉइंट ए की बात कर रहा हूं इनसाइड द स्फीयर, तो यहां पर एक पॉइंट लिख देना, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यहां पर लिख दो। ये स्मॉल r, यहां से सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, और स्मॉल r less than capital R, that is point lies inside the sphere. We draw an imaginary Gaussian surface passing through point A and now applying Gauss law. एक कोई इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो जो पॉइंट ए से पास हो। यहां पर मैंने एक गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर दिया बच्चों, आप भी ड्रॉ कर लो ऐसे। दिस इज द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ये कैसा सरफेस है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इसको लिख दो, मैंने लिख दिया है इमेजिनरी, आप भी लिख दो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, imaginary Gaussian surface. Now we draw an imaginary Gaussian surface passing through point A. एक ऐसा imaginary Gaussian surface draw करो जो इस point A से पास हो, ये imaginary Gaussian surface। और अप्लाई कर दो क्या बेटा, अप्लाइंग गॉस लॉ। इस imaginary Gaussian surface के इस पॉइंट पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यहां पर मैंने कोई एलिमेंट्री एरिया ले लिया है स्मॉल ए, इस पॉइंट पर यहां पर कोई स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, इस एलिमेंट्री एरिया की डायरेक्शन इधर होगी, ये डी ए कह देता हूं इसको, यहां पर बाहर लिख दिया मैंने इसको। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी ए के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। नोट करिए आप इस बात को। और इस एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला, एलिमेंट्री स्मॉल एरिया मैंने डी एरिया है, तो इस एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई लिख सकते हैं आप इसको, डी फाई इज इक्वल टू
सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dA बराबर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, इस सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस स्टेटमेंट है, ये गॉस थ्योरम है। E डॉट dA दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, E dA cos थीटा, थीटा यहां पर कितना है 0, जरा गौर से देखो, बिकॉज़ E dA एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, सो dA और E के बीच का एंगल कितना है 0, तो इस E डॉट dA को मैं लिख सकता हूं E dA cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखूंगा 0 इक्वल टू इस सरफेस के अंदर का चार्ज, इस सरफेस के अंदर का चार्ज Q, आपने अभी अभी लिखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, इसके अंदर का चार्ज कितना होगा, इसके अंदर का चार्ज कितना है, इसके अंदर का चार्ज कितना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, यूनिट वॉल्यूम में कितना है रो, इतने वॉल्यूम में कितना है, इस वॉल्यूम का रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज यूनिट वॉल्यूम में तो रो है, रो और इनटू इसका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है यूनिट वॉल्यूम में तो इतना है, इतने वॉल्यूम में कितना है, इसके अंदर का चार्ज, इसके अंदर का जो चार्ज होगा उस चार्ज को यहां पर लिखा जाएगा ना, तो यूनिट वॉल्यूम में तो रो है, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो में, तो रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है। E पता करना है मुझे इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया, इस dA की जगह पर गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, इस सरफेस का एरिया, इस वाले सरफेस का, इस सरफेस का एरिया, एरिया नहीं, ये बात क्लियर है ना, इस वाले पूरे सरफेस का एरिया नहीं लेना, हमको इस गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, जिस सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया ये कितना हो गया, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इसका एरिया हो गया 4πr² इज इक्वल टू रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है ये बात। देखो 4 पाई से 4 पाई के, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 ये पाई है, दो पावर ये रही आर की 3 पावर यहां पर है, दो पावर से एक आर, इससे ये यहां पर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो क्या बचा E इज इक्वल टू रो इनटू स्मॉल r अपॉन 3, यहां नीचे आएगा 3 एप्सिलॉन, ये रहा। देखो यहां तो बचेगा रो, ये रहा, ये बचेगा r, ये रहा, 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 एप्सिलॉन नॉट ये रहा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू रो इनटू स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो इनसाइड द sphere of charge intensity is a directly proportional r, E is a directly proportional r। इस रो की जगह पर, इस रो की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हो आप Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इस रो की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख सकते हो। देखो ये रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो बराबर लिख सकता हूं क्या बेटा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इस रो की जगह पर Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब चेक कर, इनटू स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बोलिए बच्चों। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा, देखो इस 3 से ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल होगा, 4 पाई नीचे आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा इनसाइड द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट ये रहा, यहां पर Q ये रहा Q, स्मॉल r, ये r के नीचे आएगा, ये रहा, चेक कर लो, इसको चेंज होकर दिया है। क्लियर है बात। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द
स्फीयर ऑफ चार्ज, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू स्मॉल r अपॉन r। स्मॉल r उस पॉइंट तक की सेंटर से डिस्टेंस है। सो इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बच्चे? ये आपको लर्न करना होगा बच्चों, याद करना होगा। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? ये स्फीयर ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। स्फीयर ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड इन होल बॉडी। ये तो सरफेस है पॉइंट बी, इसकी रेडियस r। मैं पॉइंट इनसाइड की बात कर रहा हूं, पॉइंट ए पर, जहां पर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है। इस पॉइंट पर इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्मॉल r अपॉन r क्यूब। या फिर एक और लिखा था आपने अभी अभी, इनसाइड द स्फीयर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है। या फिर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल r अपॉन r क्यूब। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में है, ये रेडियस स्फीयर की रेडियस और स्मॉल r के टर्म में है। इनसाइड द स्फीयर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? v इनसाइड द स्फीयर, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट 9 × 10⁹ q 3r² - r² अपॉन 2r क्यूब। बच्चों रट लो इस फॉर्मूले को, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल के लिए रिलेशन है 9 × 10⁹ q 3r² - r² अपॉन 2r क्यूब। क्लियर है? एट द सेंटर, अगर ये पॉइंट सेंटर पर होता यहां तो स्मॉल r को क्या लिखते? एट द सेंटर स्मॉल r को क्या लिखते? 0। और इसको सेंटर पर स्मॉल r को 0 लिख देंगे तो सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v एट द सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां तो 0 हो गया, दो पावर में से दो पावर यहां कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट आएगा आपका 9 × 10⁹ 3q अपॉन 2r। मेरे ख्याल से ये जो पोटेंशियल है सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स है। सरफेस पर पोटेंशियल होता है, सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ q अपॉन कैपिटल R। मेरे ख्याल से सेंटर पर जो पोटेंशियल है ये वाला, ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स है। ये बात मैंने यहां लिख दी है। सेंटर पर पोटेंशियल 9 × 10⁹ 3q अपॉन 2r, और ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल देख रहे हैं आप, सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स है। ये बात क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर है पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। इसका फिगर फिर से बनाइएगा आप। इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड की बात कर रहा हूं, स्फीयर के बाहर। ये कोई स्फीयर ऑफ चार्ज पॉइंट बाहर है, ये रहा पॉइंट, इसकी रेडियस कैपिटल R। चार्ज इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड इन होल बॉडी। गौर से देखना, इंटेंसिटी निकालनी है मुझे पॉइंट C पर। इस पॉइंट को C मैंने मान लिया है, तो मैंने लिख दिया है टू फाइंड E एट पॉइंट C पर E निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले we draw an imaginary Gaussian surface passing through point C and applying Gauss law। इस पॉइंट तक की डिस्टेंस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस r, और r is greater than capital R। Now we draw an imaginary Gaussian surface passing through point C and applying Gauss law।
एक ऐसा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दो जो पॉइंट सी से पास हो, और इस गॉसियन सरफेस के लिए क्या अप्लाई करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉस लॉ। इस सरफेस इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहां पर कोई एलिमेंट्री एरिया dA, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए यहां पर थीटा कितना होगा, 0। इस एलिमेंट्री एरिया के लिए गॉस लॉ लगा दो, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dA बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। एंगल बिटवीन E एंड dA इज 0। इसको लिख सकता हूं मैं E डॉट dA को E dA cos 0 इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके स्फीयर पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना है, इस पूरे स्फीयर के अंदर का चार्ज, और इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, q। इसके अंदर का चार्ज q है ना मेरे बच्चे। तो इस स्फीयर के अंदर का टोटल चार्ज निकालो और इस फॉर्मूले में लिख दो। तो q अपॉन एप्सिलॉन E इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, तो निकालना है मुझे। और एरिया गॉसियन सरफेस का चाहिए मुझे, टोटल एरिया चाहिए। इसकी जगह पर मैं टोटल एरिया कितना लिखूंगा, इस सरफेस का, इस वाले सरफेस का टोटल एरिया कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E मुझे फाइंड करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को नीचे ले जाओ, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को नीचे ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। और इसकी वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में 9 q अपॉन r स्क्वायर। आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 9 q अपॉन r स्क्वायर एंड पोटेंशियल फार्मूला सेम है, 9 q अपॉन r। क्लियर है। ऑन द सरफेस पर लेंगे तो इस स्मॉल r को कैपिटल R लिखूंगा बच्चों। तो फार्मूला ये आ गया, टू फाइंड E ऑन द सरफेस पुटिंग स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन द अबव रिलेशन। इस रिलेशन में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिखो, पोटेंशियल का फार्मूले में भी कैपिटल R। क्लियर है। तो ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r एट द सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, और आउटसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी रेसिप्रोकल ऑफ r स्क्वायर। तो इनसाइड द फ्रॉम सेंटर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है, तो कंसिस्टेंट है। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ये वाला, और आउटसाइड द सरफेस देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिप्रोकल ऑफ r स्क्वायर है, कर्व रेक्टेंगुलर कर्व है ये E और R के लिए। ये बात क्लियर हो गई होगी 100%। एक छोटा सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये मैंने पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं बोल रहा हूं। इसी टॉपिक को मैं, इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वहां भी मैं बताऊंगा। यहां पर एक छोटा सा नोट करके लिख लो, आप पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कोई मेटल शीट है, मेटल शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, और जस्ट अबव द सरफेस, शीट के बाहर, मेटल शीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अबव द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जस्ट बिलो द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो इन दोनों का एवरेज वैल्यू कितनी होगी, सो एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ द फील्ड्स दिस प्लस दिस अपॉन 2, इन दोनों का एवरेज ये प्लस ये अपॉन 2, तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है मेरे बच्चे, E बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज को मैंने यहां लिखा है, देखो इस E की जगह पर लिख दिया है फोर्स अपॉन चार्ज इक्वल टू, फोर्स तो ये रहा, चार्ज की जगह पर लिख दिया मैंने चार्ज सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया। क्यों, चार्ज सरफेस डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है ना, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, चार्ज की जगह पर क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इनटू एरिया। चार्ज इक्वल टू चार्ज सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया। क्लियर है बात। इस चार्ज की जगह पर, यहां पर इसकी जगह पर
इस चार्ज की जगह पर चार्ज सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया, चार्ज सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस सिग्मा वाले टर्म को इधर ले जाओ, इस सिग्मा वाले टर्म को यहां ले जाओ, तो ये सिग्मा यहां ले जाएंगे तो क्या बचेगा यहां पर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इनटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सिग्मा, अरे भाई सिग्मा ये टर्म यहां आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब आपने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिग्मा की जगह पर, इसकी जगह पर, इस सिग्मा की जगह पर यहां से E इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख दो, E इनटू इस सिग्मा की जगह पर यहां पर E इनटू एप्सिलॉन नॉट लिखो और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसकी जगह पर E स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू इसकी जगह पर E इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करोगे E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू। ये बात क्लियर है? तो चार सब ध्यान दीजिए मेरी बात पर, चार्ज सरफेस डेंसिटी के टर्म में फोर्स अपॉन एरिया इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल प्रेशर। सो इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज इक्वल टू चार्ज सरफेस डेंसिटी सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी यूनिट क्या हो गई फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज कॉल्ड, ये लिखा है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, देखिए जरा गौर से, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रेशर और इसका फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और फोर्स अपॉन एरिया को लिख सकता हूं हम एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अरे भाई फोर्स अपॉन एरिया और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक ही बात है। फोर्स अपॉन एरिया और इसको लिखा है मैंने एनर्जी अपॉन, यहां लिखा है वॉल्यूम। देखो कैसे, फोर्स अपॉन एरिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर। फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस होता है वॉल्यूम। तो जरा गौर से देखिएगा, फोर्स अपॉन एरिया और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम एक ही बात है। इसको बोला जाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं इस वॉल्यूम से। सो इलेक्ट्रिकल प्रेशर, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बात याद रखनी पड़ती है, बहुत काम की चीज है। So electrical pressure and energy density is a directly proportional to E square। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा, वहीं पर एनर्जी डेंसिटी होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां पर एनर्जी डेंसिटी नहीं होगी। जैसे कोई चार्ज स्फीयर है, ये वाला स्फेरिकल चार्ज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा? इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर E नहीं होगा वहां पर एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल प्रेशर नहीं होगा। जहां E नहीं वहां एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल प्रेशर नहीं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस सरफेस के बाहर, सरफेस के आउटसाइड द सरफेस ऑफ द जस्ट अबव द सरफेस इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी होगा। इलेक्ट्रिकल प्रेशर and energy density दोनों ही होंगे। और कितना होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बात क्लियर है? नोट कर लीजिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा, वहीं पर एनर्जी डेंसिटी। ये बात नोट कर ली। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बहुत
सिंपल सा और ध्यान से सुनेंगे, सिंपल टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपने देखा हो, सुना हो, बरसात के दिनों में जब तेज बादल होते हैं, थंडरिंग होती है और आप कहीं कार से यात्रा कर रहे हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप थंडरिंग के समय पर कार के अंदर ही बैठे रहो, कार से बाहर ना निकले और शीशे बंद करें। ऐसा क्यों? क्योंकि कार क्या है, मेटलिक बॉडी है और आप उसके अंदर बैठे हो, तो अगर बाई द वे कोई चार्ज क्लाउड आपकी कार के ऊपर गिरते भी हैं तो मेटलिक बॉडी पर जब चार्ज आता है तो कहां पर आएगा? आउटर सरफेस पर रहेगा। मेटलिक बॉडी चार्ज जो होगा आउटर सरफेस पर होगा, उसके अंदर चार्ज एंटर नहीं करता, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक का कोई इफेक्ट उसके अंदर नहीं होगा। इसीलिए किसी बॉडी को एक्सटर्नल मींस बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंटेड करने के लिए उस बॉडी को हम क्या करना चाहते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर बचाना चाहते हैं तो उस बॉडी को किसी मेटलिक बॉडी के कैविटी के अंदर रख दो, उसके अंदर कवर के अंदर बंद कर दो उसको। इसी को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। हम जानते हैं कि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सो एन ऑब्जेक्ट कैन बी prevented from external electric field by placing it inside the cavity of a conductor। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रिवेंटेड करने के लिए, बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसको रखा जाता है किसके अंदर? किसी मेटलिक बॉडी मींस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, कैविटी के अंदर। कैविटी समझते हैं हम? खोखला कोई कंडक्टर ले लो, मेटलिक बॉक्स ले लो और उसके अंदर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करता। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है बच्चों। सो वी आर एडवाइज्ड टू सिट इनसाइड द कार ड्यूरिंग थंडरिंग। इसीलिए हम आपको क्या बेटा, जनरली हम थंडरिंग के समय पर जब कार से यात्रा कर रहे हो तो हम क्या एडवाइस करते हैं कि आप कार के अंदर ही बैठे रहो और उसके शीशे बंद कर दो। क्यों? क्योंकि कार क्या हो गया, एक तरह से मेटलिक बॉडी हो गई, हॉलो मेटलिक बॉडी, और उसके अंदर आप बैठे हो। अगर कोई चार्ज क्लाउड उस कार के ऊपर गिरते हैं तो चार्ज का इफेक्ट जो होगा वो चार्ज कहां पर स्प्रेड होगा? उसके बाहर सरफेस पर स्प्रेड होगा। उस कार के अंदर उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आप 100% क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि थंडरिंग के समय पर, बरसात के दिनों में जब बादल गरज रहे हो, बादल चार्ज क्लाउड के गिरने का डर हो, कार में ही बैठे रहो, उसको क्या कर लो? उनके शीशों को बंद कर लो। एक तरह से क्या बन जाएगा? हॉलो कंडक्टर बन गया। चार्ज क्लाउड अगर उस पर गिरते हैं तो चार्ज कहां पर फैल जाएगा? उसकी कार के बाहर वाले सरफेस पर, उसके अंदर चार्ज एंटर नहीं करता। ये बात हम पढ़ चुके हैं। होल ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रेसिड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, नॉन गोइंग विदिन द सरफेस। सो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप 100% एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। ठीक है, मैं अगला पॉइंट बात कर रहा हूं बच्चों, टू ऑब्टेन कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। कूलम्स लॉ का डेरिवेशन बोल रहा हूं, हमको इस्तेमाल करना है क्या, यूज क्या करना है बच्चों? गॉस थ्योरम स्टेटमेंट, गॉस लॉ यूज करके कूलम्स लॉ को ड्राइव करना है, ऑब्टेन करना है। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये कूलम्स लॉ है, शायद जानते हो। ठीक है ना? मैं किससे मैं बात कर रहा हूं बच्चों? कूलम्स लॉ की। उसको ड्राइव कर रहे हैं हम किससे? बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया है। Here we find the electric field at a distance small r away from a point charge। ये कोई पॉइंट चार्ज है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है। स्मॉल इस डिस्टेंस को स्मॉल r लिख दो बच्चों, नोट कर लो। यहाँ पर स्मॉल r लिख दो बच्चों।
इस पर कैपिटल आर लिखा हुआ है, स्मॉल आर नहीं, इसको कर लो सही, नोट कर लेने आप इसे। Here we find the intensity of electric field at a distance r away from a point charge capital Q। ये कोई point charge पार्टिकल है Q, इससे r डिस्टेंस पर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस r डिस्टेंस के पर इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रीम होगा। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण स्ट्रीम होगा। मैंने क्या कर लिया है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। फॉर दिस, इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया है, लेट अस ड्रॉ एन इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। स्मॉल r रेडियस का कोई स्फीयर क्या ले लिया हमने, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, एंड देन अप्लाइंग गॉस लॉ। और इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। हमने ये मान लिया है इस गॉसियन सरफेस पर कोई एलिमेंट्री एरिया है जिसका एरिया कितना माना है आपने, dA, और इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एलिमेंट्री एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल बिटवीन E एंड dA इज 0। यहां तक क्लियर है। और गॉस थ्योरम क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dA इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। आप लगाइए गॉस थ्योरम यहां पर, E dot dA is equal to Q inside the surface divided by epsilon naught। E dot dA को E dA cos थीटा कितना है 0, Q inside upon epsilon naught। E ये रहा, और सरफेस का एरिया cos 0 की वैल्यू 1 होगी। समझ गए हमारी बात। E तो फाइंड करना है, dA is equal to Q upon epsilon naught। ये dA किसका है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो पूरे सरफेस का एरिया लेना होगा आपको। इस पूरे सरफेस का एरिया, इतने की जगह पर पूरे सरफेस का एरिया लिख दो। इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया कितना होगा, इसकी जगह पर लिखेंगे E, तो ये रहा, ये सरफेस का एरिया, ये वाला एरिया इस सरफेस का है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। E निकालना था मुझे, 4 पाई एप्सिलॉन को नीचे लिख, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस पॉइंट पर कितनी दूरी पर, r दूरी पर। ये डिस्टेंस को फिर से मैंने बोला है, इस डिस्टेंस को स्मॉल r लिख लो, इस डिस्टेंस को स्मॉल r लिख लो, लिख लिया। तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण r दूरी पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया हमारा E, और इस पॉइंट पर मान लो कोई अदर चार्ज पार्टिकल स्मॉल q रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा F बराबर Q। ये बात हमने लिख दी है यहां पर। नाउ इफ ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस, उस सरफेस पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहां पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाएगा F बराबर Q। ये रखा है F बराबर Q into E। Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रहा है फोर्स, तो Q तो Q है, और E की जगह पर ये वैल्यू लिख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, Q अपॉन r स्क्वायर, ये Q दे रखा है। इसकी वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में 9 न्यूटन पावर 9 Q अपॉन r स्क्वायर, मेरे ख्याल से यही कूलम्ब्स लॉ है सर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q अपॉन r स्क्वायर। Q1 into Q2, Q1 और Q2 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, कैपिटल Q into स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना। सो कूलम्ब्स लॉ इज प्रूव्ड, क्योंकि यही कूलम्ब्स लॉ है। यहां तक बात कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, यहां तक कोई टेंशन वाली चीज तो नहीं है, यहां तक आप नोट कर लें इसको एक बार। कूलम्ब्स लॉ, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, टू ऑब्टेन कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ, एग्जाम में आता है ये 2 मार्क्स, ठीक है ना। और एक मैंने एप्लीकेशन बताई है आपको, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज इंसुलेटर इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली शेयर्ड इन होल वॉल्यूम। इस स्फीयर के अंदर पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑन द सरफेस क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसका डेरिवेशन में गॉस थ्योरम से बता चुका हूं। हाँ बच्चों, हम बात करते हैं यहां से आगे अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं,
Non-polar dielectrics are those dielectric in which the center of positive charge of a molecule coincides with the center of negative charge, so their dipole moment is zero. क्लियर है ये बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एटम ले लो, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, मीथेन मॉलिक्यूल, बेंजीन मॉलिक्यूल, ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन को बोलते हैं? जिनके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड करे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं ये। ठीक है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स in which the center of positive charge of a molecule coincide with the center of negative charge. ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड करे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे। फॉर इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा मेरे बच्चे? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि प्लस और माइनस का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहा है, तो इन दोनों प्लस और माइनस का सेंटर एक ही जगह पर है, तो इनके लिए प्लस और माइनस के सेंटर के बीच की सेपरेशन जीरो, तो इनका डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L क्या होगा? जीरो होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों प्लस और माइनस का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए प्लस और माइनस के बीच की सेपरेशन 2L लेते हैं हम, और 2L कितना है? जीरो। इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी एटम, किसी भी सब्सटेंस का एटम ले लो, क्या कहलाता है वो? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स in which the center of positive charge of a molecule does not coincide with the center of negative charge. ऐसे डाइलेक्ट्रिक के ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लस का और माइनस का सेंटर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हों, चाहे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं या फिर नहीं रखे, इसका मतलब उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। इसीलिए लिख दिया है यहां पर, पोलर डाइलेक्ट्रिक are those dielectric in which the center of positive charge of a molecule does not coincide with the center of negative charge। एक दूसरे को coincide न करें, इसका मतलब क्या है? उन मॉलिक्यूल के प्लस और माइनस का सेंटर एक दूसरे से क्या हो? सेपरेट हो। ठीक है ना? एंड सो दे हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वेदर दे आर केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या न रखें, तब भी इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इनमें प्लस और माइनस का सेंटर एक दूसरे से सेपरेट हो। जैसे एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें हम इसे या न रखें, तब भी ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। क्यों? H2O का मतलब H तो प्लस का है और OH माइनस का है, और ये एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर होते हैं मेरे बच्चे। इसीलिए इन दोनों प्लस और माइनस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जीरो नहीं होती, इसलिए इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। इनको चाहे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या न रखें, तब भी इनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। CO2 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, H पॉजिटिव और Cl प्लस का सेंटर ये रहा, और Cl माइनस का सेंटर ये रहा। दोनों के बीच एक निश्चित सेपरेशन होगी, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, चाहे इन मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या न रखें। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं बच्चों डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इसके नोट कर लें इसे, बहुत आसान सा टॉपिक है। फिर से बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, द फिनोमिनन ऑफ डिस्प्लेसमेंट of center of positive and negative charge of a non-polar dielectric in the presence of external electric field E0 is called dielectric polarization. क्या? The displacement, the phenomenon of displacement
द फिनोमिनन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक in the presence of external electric field is called dielectric polarization। अगर हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स में प्लस और माइनस का सेंटर एक दूसरे से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, का मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जैसे हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है बेटे इन दो प्लेटों के बीच में, इन दो प्लेटों को जो हमने चार्ज दिया हुआ है, जो किसी सोर्स के द्वारा चार्ज देते हैं आप, इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। एरिया ऑफ दिस ईच प्लेट इज ए। ये जो चार्ज है इन प्लेटों पर जो हमने किसी सोर्स से दिया हुआ है, जो किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा चार्ज दिया जाता है, उस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इसको लिख लो, इंड्यूसिंग चार्ज। यह बात हमेशा याद रखना बच्चों। ई नॉट क्या है, यहां पर ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेटों के बीच में। मैंने यहां शो कर दिया है और लिख यहां दिया है, आप नोट कर लें आप इसे, ठीक है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। शायद जानते होंगे आप, Q अपॉन ए को सिग्मा लिख सकते हैं, चार्ज सरफेस डेंसिटी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी। ये कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, ये वाली डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी हुई है। किसमें, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये विदाउट प्लेट, जब प्लेट नहीं है तब मैंने ये फिगर यहां अलग से बना दिया है, आप इसको बना लें। और इसके अंदर इन दोनों प्लेटों के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होगा। ये बात आप नोट कर लें। इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में जैसे ही हम कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, तो इस प्लेट के जो मॉलिक्यूल हैं, सोचो जरा, मॉलिक्यूल का माइनस का सेंटर किधर डिस्प्लेस होगा। ये प्लेट कैसी है, प्लस की है, तो उस मॉलिक्यूल का माइनस तो इस प्लस वाली प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा। भाई ये जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेट है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें प्लस और माइनस का सेंटर एक ही जगह पर कॉन्साइड कर रहा है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो ये प्लस की प्लेट क्या करेगी, इसके अंदर इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो प्लेट है, उस प्लेट के जो मॉलिक्यूल के अंदर माइनस का जो माइनस चार्ज है, उस माइनस चार्ज को ये प्लेट क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो इधर तो आ जाएगा माइनस और इधर चला जाएगा प्लस। जरा गौर से देखो, ये तो हुआ माइनस और ये हुआ प्लस, तो माइनस माइनस तो इधर आ जाएगा बच्चों, और प्लस प्लस एक दूसरे से क्या हो गए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें प्लस और माइनस के सेंटर क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस। तो प्लस, इस प्लस प्लेट की तरफ कौन सा अट्रैक्ट होगा, इधर माइनस, तो माइनस तो आ गया इधर और प्लस चला जाएगा इधर। तो इस प्लेट के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ये EI। EI क्या है यहां पर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अपोजिट एंड लेस देन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेट को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तुरंत इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके अंदर EI, और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, और इसकी वैल्यू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके अंदर इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो ये जो चार्ज है Q डैश, यहां पर मैंने लिखा है माइनस Q डैश, यहां पर लिखा है प्लस Q डैश। तो यहां पर Q डैश क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक पर इंडक्शन के कारण जो चार्ज आया है वो इंड्यूस्ड चार्ज है Q डैश। एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई नॉट अपॉन के, और ई नॉट अपॉन के क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू मेटलिक प्लेट्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नॉट अपॉन के के बराबर होगा, ई नॉट, क्योंकि अगर किसी कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स। अगर हम इसके बीच में ऐसे डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में, यहां पर जो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, ई नॉट अपॉन के। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ई नॉट में से नेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, या ऐसे कह दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट में से ई इंड्यूस्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेट निकल आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट नहीं है तो कितना है, ई नॉट है, और प्लेट रख दी तो प्लेट के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा और कम होगा, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो क्लियर है। ई नॉट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ये रहा ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन के। ई नॉट यहां से कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के, ये रहा, क्लियर है। ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन के, तो डायरेक्ट लिख सकते थे हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट अपॉन के, वेयर के इज ग्रेटर देन 1। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख देने से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है, दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नेट इज लेस देन ई नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। क्लियर है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेरे बच्चे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा गौर से। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक शीट के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। जरा गौर से देख लो, यहां पर इसकी जगह पर लिखा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर इंड्यूस्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू तो ये रही, इसको K से डिवाइड और कर दो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहां तक क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट ए ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज Q डैश इज इक्वल टू Q। भाई एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया यहां से, तो इंड्यूस्ड चार्ज क्या हुआ, इसमें से Q कॉमन ले लो, Q 1 माइनस 1 अपॉन K, और Q डैश इंड्यूस्ड चार्ज इज अपोजिट टू इंड्यूसिंग चार्ज। यहां पर Q क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज, और ये Q डैश इंड्यूस्ड चार्ज है, और Q डैश की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक के लिए हमेशा इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू इंड्यूसिंग चार्ज से हमेशा कम होगी। लिख दिया है Q डैश इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द फ्रंट फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट। Q इंड्यूसिंग चार्ज ऑन द मेटल प्लेट ऑफ ए कंडेंसर। मैं यहां पर फिगर को फिर से बना करके समझाई दे रहा हूं आपको। ये प्लेटें हैं, समझ लो मेरी बात को, इस पर चार्ज
कंडेंसर की मेटेलिक प्लेट जो है इन पर चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज है, ये जो हमने दिया हुआ था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से कितना होगा मेरे बच्चे, ई नॉट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सिंपल सी बात है। जब हम दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख देते हैं, दो मेटेलिक प्लेट के बीच में, कंडेंसर की प्लेटें हैं दोनों मेटेलिक प्लेट, ये प्लस ये माइनस, और यहां पर रख दिया हमने कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट, तो इंडक्शन से इस पर चार्ज कैसा आएगा, अपोजिट आएगा इसके, Q डैश, माइनस का Q डैश और इधर प्लस का Q डैश। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण है, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात हो गई। और एक्सटर्नल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख देने से इन प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है, इक्वल टू ई नॉट माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर देखो ये वैल्यू रखी है मैंने, ये वाली वैल्यू, इस ई नॉट की जगह पर मैंने ये वैल्यू रखी है, ये वाली वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है। तो इस वैल्यू को K से डिवाइड और कर दो, तो अब इसमें से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया, Q डैश इसमें से Q कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन K। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। Q डैश इक्वल टू Q डैश, ये तो इंड्यूसिंग चार्ज है जो हमने इन प्लेटों को दिया था, जो हम देते हैं एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, वो इंड्यूसिंग चार्ज कहलाता है। और इंडक्शन से जो चार्ज डेवलप होता है उसे इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज अपोजिट टू इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये माइनस इसलिए लगाया हुआ है यहां पर कि अगर ये प्लस है तो फ्रंट सरफेस पर कैसा आएगा, माइनस आएगा, और अगर ये माइनस है तो ये फ्रंट सरफेस पर कैसा आएगा, प्लस आएगा। मींस इधर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, और इधर अगर माइनस है तो ये इंड्यूस्ड चार्ज प्लस होगा। माइनस इसलिए लगाया हुआ है, ये माइनस का मतलब है अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। कि यहां पर इस डाइलेक्ट्रिक शीट जो प्लेट है, डाइलेक्ट्रिक जो प्लेट रखी हुई है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो Q डैश इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द फ्रंट फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, Q इंड्यूसिंग चार्ज ऑन द मेटल प्लेट ऑफ ए कंडेंसर। ये मेटल प्लेट कंडेंसर की जो है, इनको जो चार्ज हमने दिया हुआ है वो इंड्यूसिंग चार्ज कहलाता है। और यहां पर K इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो रखा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। फॉर डाइलेक्ट्रिक K इज ग्रेटर देन 1, K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, सो Q डैश इज लेस देन Q। ये बात क्लियर है। डाइलेक्ट्रिक के लिए K की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और इस वैल्यू को 1 से ज्यादा से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, और 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तुम तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ना वो 1 से कम आएगी। 1 से कम का मल्टीप्लाई जब Q से करोगे तो Q डैश की वैल्यू डेफिनेटली Q से कम आएगी। किसके लिए, फॉर डाइलेक्ट्रिक। और अगर ये प्लेट मेटल की होती बच्चों, अगर ये प्लेट मेटल की होती, फॉर मेटल प्लेट K इक्वल टू अनंत, और मेटल प्लेट के लिए K इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू हो गई 0, तो Q डैश बराबर माइनस Q। तो उस केस में इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होगा। फॉर मेटल प्लेट, अगर ये प्लेट मेटल की है, अगर ये प्लेट मेटल की है तो उस केस में इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। इस बात को नोट कर लिया जाए बच्चों। मैं बात कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बड़े काम की चीज है बच्चों, ये काम की चीज नहीं है, जरूरत से ज्यादा काम की चीज है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक,
इट इज दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी सेफली अप्लाइड अक्रॉस ए डाइलेक्ट्रिक बिफोर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. It is that maximum electric field which can be safely applied across a dielectric before electric breakdown is called dielectric strength. किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं बेटे किसी मीडियम को आयोनाइज्ड होने से ठीक पहले तक जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सके, उस एक्सटर्नल अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है. इट इज दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी सेफली अप्लाइड अक्रॉस ए डाइलेक्ट्रिक बिफोर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ये बात क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है बेटे 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर. मतलब एयर में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर जनरेट कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में जैसे ही इससे ज़्यादा एक्सीड करेगा, इस वैल्यू से जैसे ही इंक्रीज करेगा, तुरंत एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड. इसलिए मैंने लिख दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर. इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम. अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है. फॉर सेफ पर्पज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर इज लेस देन और इक्वल टू 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, स्पेशली फॉर एयर. क्लियर है ये बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले बच्चों, कोई प्रॉब्लम? यस. एक बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, आप सुने ध्यान से इसको. When a conductor is placed in external electric field, कोई कंडक्टिंग बॉडी को, अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ये कोई कंडक्टर है और इसको रख दिया है हमने किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, then free electrons and positive ions moves in opposite direction due to which internal electric field is produced. क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव आयंस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये वाला जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसका अपोजिट वाला फेस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाला फेस कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी मेटेलिक बॉडी को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, देन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू विच इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. अगर कोई मेटेलिक बॉडी को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो प्लस और माइनस का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट चलने लगेंगे, जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ठीक है ना? और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेटेलिक बॉडी के अंदर जो होगा वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट होगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर मेटेलिक बॉडी इज 0. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस E इंटरनल, ये दोनों बराबर बराबर है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0. सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स इज 0 सिंस E नेट इज इक्वल टू 0. और E नेट क्या होता है, E नेट बराबर E नॉट अपॉन K. तो उस मेटल का K क्या होगा, K बराबर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. रिजल्टेंट कितना है, 0. 0 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब मेटेलिक बॉडी के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है. दैट इज इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर इज इन्फिनिटी. इसी वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बेटे, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है. ये बात क्लियर है? फिर से समझा दें. अगर हम किसी मेटेलिक बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस एक दूसरे के क्या करते हैं, अपोजिट मूव करेंगे, जिसके कारण उस मेटेलिक बॉडी के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा.
और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक बॉडी इज 0। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के, और के बराबर क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना होगा? क्योंकि अंदर और बाहर बराबर बराबर है तो रिजल्टेंट 0 हो गया। दैट्स वाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स इज इन्फिनिटी। इसी वजह से मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ये बात पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। टू कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल इन शेप। टू कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज बट वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक तो कॉपर का है, दो कंडक्टर है हमारे पास, दोनों का साइज और शेप सेम है। एक कॉपर का बना हुआ है, एक एल्युमिनियम का। बोथ आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। सो इन विच मेटल्स विल मोर चार्ज बी इंड्यूस्ड। दोनों पर इंड्यूस्ड चार्ज सेम होगा क्योंकि मेटल्स के लिए के की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी है। इन केस ऑफ इंडक्शन मैक्सिमम इंड्यूस्ड चार्ज इज गिवन बाई क्यू डैश बराबर माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। फॉर मेटल्स के इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहां पर इन्फिनिटी रख दो, चाहे वो कॉपर है चाहे एल्युमिनियम है, दोनों के लिए के की वैल्यू अनंत होगी। इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 0। सो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। दैट इज इन बोथ द मेटल्स इंड्यूस्ड चार्ज विल बी इक्वल। ठीक है बच्चों, चैप्टर इज फिनिश। इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में।